हाय, दिस इज़ बिंदेश्वरी वारे। सो आज का हमारा टॉपिक है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ फिंगर मिलेट्स। सो अब हम देखते हैं फिंगर मिलेट का कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को। तो फिंगर मिलेट्स का बॉटनिकल नेम होता है इल्यूसाइन कोरकाना। फिंगर मिलेट्स को हिंदी में रागी के नाम से भी जाना जाता है। फिंगर मिलेट्स की जो फैमिली होती है वो ग्रेमेनी या पोएसी है। इसकी ओरिजिन है इंडिया। फिंगर मिलेट जो है सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज होता है। तथा इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं तो फिंगर मिलेट जो है इंडिया में इसको रागी के नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी पॉपुलर फूड होता है एंड वंडर ग्रेन है, जिस प्रकार से वीट और मेज और राइस है। इसको जो है फिंगर मिलेट्स को जो है ड्राईलैंड जो है क्रॉप कल्टीवेटेड किया जा सकता है। इसका जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जो है इसका कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे कि जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इन जगहों में जो है ज़्यादातर इसका कल्टीवेशन किया जाता है। वैसे ही इसके कुछ हेल्दी बेनिफिट्स हैं जिसको हम देखते हैं। तो इसके जो है काफ़ी वंडरफुल हेल्दी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जो है फिंगर मिलेट जो है हेल्प करता है वेट लॉस में। और वैसे ही जो है ये एक्सीलेंट सोर्स होता है कैल्शियम के, जो कि जो है बोन को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, अर्थात बोन की जो मजबूती को भी जो है इंक्रीज करता है। फिंगर मिलेट जो है रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को। फिंगर मिलेट जो है गुड सोर्स होता है प्रोटीन एंड एमिनो एसिड का। फिंगर मिलेट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है। फिंगर मिलेट जो है इंक्रीज करता है लैक्टेशन को। हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसका जो है इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीज है जहाँ जहाँ ये उगाया जाता है, तो जैसे चाइना, अमेरिका और रशिया, मिस्र, इन जगहों में जो है इसका जो है ग्रोइंग किया जाता है फिंगर मिलेट्स का। अब उसी प्रकार जो है हमारे इंडिया में भी फिंगर मिलेट्स का ग्रोइंग किया जाता है, जैसे कि यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल में जो है फिंगर मिलेट्स का जो है कल्टीवेशन किया जाता है। वैसे ही अब हम फिंगर मिलेट्स की कल्टीवेशन के लिए जो है क्लाइमेट्स को देखते हैं कि किस प्रकार की जो है क्लाइमेट सूटेबल रहती है। तो इसके लिए जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स जो है सूटेबल माना जाता है। इसके जो टेम्परेचर होता है वो 26 to 29 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है बेस्ट होता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। एंड उसी प्रकार जो है 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर से बिलो होने पर जो है इसकी जो है इल्ड को जो है प्रभावित करती है, जो कि रिड्यूस भी हो सकता है इसका इल्ड। वैसे इसके लिए जो है एनुअल रेनफॉल जो होता है वो 100 सेंटीमीटर माना जाता है, जो कि बहुत ही सूटेबल है। वैसे ही जो है इसके सॉइल को देखते हैं कि किस प्रकार से जो है फिंगर मिलेट्स की कल्टीवेशन के लिए सॉइल की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो है बेस्ट सॉइल जो होती है वो लोमी या सैंडी जो है सैंडी सॉइल जो है विथ जो है गुड ड्रेनेज फैसिलिटी वाली जो है सॉइल इसके लिए सूटेबल माना जाता है। एंड हैवी क्ले सॉइल विथ पुअर ड्रेनेज जो है लेस सुटेबल होता है फिंगर मिलेट्स के कल्टीवेशन के लिए। नॉट सुटेबल है तो एल्किलाइन एंड एसिटिक जो सॉइल होती हैं इसके लिए जो है अच्छा नहीं माना जाता। वैसे ही जो है इसकी जो पीएच जो होनी चाहिए इसके कल्टीवेशन के लिए सॉइल की वो है 4.5 to 7.5 pH में ये अच्छी प्रकार से जो है ये ग्रो करता है। उसके बाद जो है कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटी देखते हैं फिंगर मिलेट्स के लिए। तो को9, को13, को14 एंड TRV1, पायूर1, पायूर2, VL मंडुआ 101, VL मंडुआ 146, VL मंडवा 124, VL मंडवा 314, VL 149, VL 204,
JNR 852, JNR 981, JNR 1008 और HR 374, PR 202। ये कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ है जो फिंगर मिलेट्स के जो है कल्टीवेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं फील्ड प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम डीप फ्लावरिंग करेंगे उसके, ताकि हमको जो है फाइन टिल्थ प्राप्त हो। तो डीप फ्लावरिंग करने के बाद जो है अच्छे से जो है उसको जब फ्लावरिंग हो जाएगा तो जिससे जो है हमको फाइन टिल्थ प्राप्त हो, जिस पे हम जो है कल्टीवेशन कर सके। उसके बाद जो है प्रॉपर जो है इरिगेशन चैनल जो है तैयार करेंगे, ताकि जो है इरिगेशन दे सके इसके लिए। और जो है हम लोग अप्लाई करेंगे FIM का या कंपोस्ट का जो है बिफोर फार्मिंग बेड्स, करने बेड्स तैयार करने के जो है पहले जो है हम FIM या कंपोस्ट जो है डालकर जो है फील्ड में अच्छे प्रकार से मिला देंगे। वैसे जो है टाइम ऑफ सोइंग को देखते हैं तो रेनफेड क्रॉप्स के लिए जून टू जुलाई जो है सुटेबल होता है इसकी सोइंग के लिए। जो फिंगर मिलेट्स का जो सीड रेट होता है वो 8 to 10 kg होता है पर हेक्टेयर के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सोइंग मेथड्स को। तो सोइंग मेथड्स में डायरेक्ट सोइंग मेथड्स कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सोइंग जो प्रैक्टिसेस होता है वो ज़्यादातर जो है सीड को डायरेक्टली जो है मेन फील्ड में जो है सोन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसमें जो है फर्स्ट हम देखते हैं ब्रॉडकास्ट मेथड को। ब्रॉडकास्टिंग जो मेथड होता है वो कॉमन मेथड प्रैक्टिसेस है फार्मर्स का, जो फील्ड में फार्मर्स जो है फील्ड में लगाता है उसके लिए। तो इसके लिए जो सीड रेट होती है वो 10 to 15 kg पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसमें जो है सीड जो है डायरेक्टली जो है सोन किया जाता है मेन फील्ड में ब्रॉडकास्ट के माध्यम से। मतलब जो है बीज को सीधे डायरेक्टली जो है फील्ड में ब्रॉडकास्ट मतलब छिड़क कर जो है सोइंग किया जाता है। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं लाइन सोइंग। तो लाइन सोइंग जो होता है बेटर मेथड होता है ब्रॉडकास्ट मेथड के कंपैरिजन। ये जो है इसमें जो है सीड को डायरेक्टली जो है छिड़क कर नहीं बोया जाता, बल्कि जो है लाइन के माध्यम से जो है फील्ड में सोन किया जाता है। उसके बाद जो इसके लिए जो स्पेसिंग जो होती है 22.5 से 30 सेंटीमीटर बिटवीन लाइन एंड जो है 8 to 10 सेंटीमीटर विद इन दी लाइन, इसके लिए स्पेसिंग की ज़रूरत होती है या रखते हैं। वैसे जो है इसको जो है 3 सेंटीमीटर डेप्थ पर लगाना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं ड्रिलिंग मेथड्स को। ड्रिलिंग मेथड ये जो है रिकमेंडेड, इसके लिए जो सीड रिकमेंडेड किया जाता है वो 10 to 15 kg होता है पर हेक्टेयर। इसके लिए जो स्पेसिंग रखी जाती है वो 7.5 to 10 सेंटीमीटर जो है रखा जाता है। प्लांट का जो डिस्टेंस है, प्लांट की डिस्टेंस, इसमें जो है ये जो है इसमें सीड को सोन करने के लिए यूज़ किया जाता है ड्रिल की। इसमें जो है सीड की जो है सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल की हेल्प से जो है सीड की सोइंग की जाती है। ये जो है वेरी बेनिफिट्स होता है लाइन सोइंग के कंपैरिजन। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग ये जो प्रोसेस होता है रेजिंग सीडलिंग नर्सरी बेड से जो है सीडलिंग को जो है मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करने का। इसमें जो है सबसे पहले हम नर्सरी बेड तैयार करते हैं। उसमें नर्सरी पहले से जो है सीड को जो है ग्रो किया जाता है नर्सरी बेड में। फिर उसके बाद जब हम वो जो है 3 to 4 वीक का हो जाता है, उसके बाद जब हम मेन फील्ड में इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो जो है प्लांटिंग के समय जो है ऐसा रिक्वायर्ड होता है बेड की
कि लेबलिंग और वाटरिंग हम लेवल पे रहना चाहिए और वाटर उसमें भरा होना चाहिए। और जैसे जो है 3 to 4 वीक का होता है या 4 वीक का, तब हम उसको जो है एज का जब हमारा जो सीडलिंग तैयार हो जाता है तब हम उसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं ड्रिलिंग मेथड। उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग मेथड्स में जो स्पेसिंग रखते हैं वो 25 to 30 सेंटीमीटर रो टू रो एंड 10 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रखा जाता है। और वैसे ही जो है इसकी जो डेप्थ होती है, सीडलिंग की जो डेप्थ है जिसको हम लगाते हैं वो 2 से 3 सेंटीमीटर डेप्थ पर हम इसको लगाते हैं। अब हम देखते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को। तो स्प्रेड 13 टन्स पर हेक्टेयर ऑफ FIM और कंपोस्ट। तो हम 13 टन जो है FIM या कंपोस्ट का हम यूज़ करते हैं, फैलाते हैं फील्ड में और अच्छी प्रकार से जो है मिलाना चाहिए। उसके बाद जो है सॉइल को का ट्रीटमेंट करेंगे बायो फर्टिलाइजर से, जैसे एजोस्पाइरम 2 kg पर हेक्टेयर का हम यूज़ करेंगे या फास्फोबैक्टीरियम 2 kg पर हेक्टेयर का यूज़ करेंगे, जो कि रिकमेंडेड बायो फर्टिलाइजर है, जिसको हम अच्छे प्रकार से जो है सॉइल में मिक्स कर देंगे कंपोस्ट के साथ। उसके बाद हम फर्टिलाइज़र को देखते हैं तो 40 kg जो है नाइट्रोजन और 30 to 40 kg फास्फोरस एंड 20 to 30 kg पोटास पर हेक्टेयर की जो है आवश्यकता होती है फिंगर मिलेट्स के कल्टीवेशन के लिए। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इरिगेशन। तो इरिगेशन जो है 2 इरिगेशन की इसको आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट इरिगेशन करेंगे वो ड्रिलिंग टाइम पे एंड सेकेंड इरिगेशन जो है फ्लावरिंग टाइम पे करेंगे। और इन दोनों स्टेज में जो 2 इरिगेशन देना है ड्रिलिंग और फ्लावरिंग टाइम पे, तो इस टाइम में हम जब इरिगेशन देते हैं तो इसका जो यील्ड होता है वो काफ़ी मात्रा में इंक्रीज हो जाता है। वैसे ही जो है वीट मैनेजमेंट को हम देखेंगे तो अप्लाई करेंगे जो है ब्यूटाक्लोर 2.5 लीटर पर हेक्टेयर की दर से, या फिर जो है फ्यूराक्लोरोलीन 1 लीटर पर हेक्टेयर या पेंडिमेथिलीन 2.5 लीटर पर हेक्टेयर का यूज़ करेंगे, जो है 900 लीटर वाटर में पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है हम उसको स्प्रे करेंगे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। तो रेनफेड कंडीशन में जो है मिक्स्ड क्रॉप ले सकते हैं, इसके साथ सोरगम पर्ल मिलेट को। एंड इंटर क्रॉपिंग के रूप में फिंगर मिलेट के साथ मेज तो लेंगे तो हाई यील्ड देता है। वैसे जो है फिंगर मिलेट प्लस जो है फील्ड बीन या जो है फोल्डर सोरगम हम ले सकते हैं। फिंगर मिलेट के साथ जो है पिजन पी, तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं, जो कि हाई रिटर्न हमको देता है। उसके बाद वैसे ही फिंगर मिलेट के साथ जब मस्टर्ड लेते हैं हम तो वो जो है प्रॉफिटेबल होता है। वैसे क्रॉप रोटेशन यूज़ करेंगे, जैसे रागी और मेज 2 ईयर क्रॉप रोटेशन है ये। रागी के जो है ग्राउंड नट। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इरिगेशन। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंसेक्ट एंड डिसीज़ इन फिंगर मिलेट्स फार्मिंग। फिंगर मिलेट्स के कल्टीवेशन या फार्मिंग करने में कौन कौन से इंसेक्ट और डिसीज़ लगते हैं हम उसको देखते हैं। तो मेन जो पेस्ट होता है जो फिंगर मिलेट्स के कल्टीवेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनमें जो है पिंक स्टेम बोरर, लीफ फोडर, ईयर हेड बग, एफिड्स, वाइट स्टेम बोरर, रूट एफिड, फिंगर मिलेट लीफ हॉफर, कटवार्म, येलो एफिड एंड ग्रासहॉफर। ये सारे जो इंसेक्ट हैं जो फिंगर मिलेट्स में लगते हैं। उसके बाद कुछ डिसीज़ हैं जिसको हम देखते हैं जो लगते हैं, जैसे ब्लास्ट एंड मोजेक। ये सारे जो है फिंगर मिलेट्स के कल्टीवेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये जो पेस्ट हैं वो। वैसे ही जो इंसेक्ट होते हैं जिसमें स्टेम बोरर, स्टेम फ्लाई और ग्रास हॉफर जो लगते हैं, उसके कंट्रोल के लिए फोरेट 10G या कार्बोफ्यूरान 3G 15 kg पर हेक्टेयर की दर से जो है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही जो है थायोडान 30 EC
जो दवा होता है उसको जो है 1200 ml, जो 1200 ml है उसको 600 लीटर वाटर में जो है सॉल्यूशन बना करके या घोल करके उसमें स्प्रे कर सकते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से। इसके जो इंसेक्ट होते हैं जो फिंगर मिलेट में लगते हैं उसमें जैसे ब्लास्ट, ब्लाइट, स्मार्ट और डाउनी मिल्डू, ये सारे जो इंसेक्ट हैं जो फिंगर मिलेट्स की क्रॉप को अफेक्ट करते हैं। इसकी जो रोकथाम के लिए जो है थायरन 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी सोइंग करेंगे। उसके बाद जैसे खड़ी फसल में स्टैंडिंग क्रॉप में यदि ये सारे जो डाउनी मिल्डू और ब्लास्ट वगैरह हैं वो आ जाते हैं, तो उसके लिए जो है स्टैंडिंग क्रॉप में हम कंट्रोल करने के लिए हीरोसान या बेविस्टीन 0.02% का स्प्रे करेंगे। ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे फील्ड में और अधिक नमी नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ईल्ड के लिए। तो ईल्ड जो है हमें ग्रेन भी मिलता है और उसके स्ट्रॉ भी हमें ईल्ड के रूप में मिलता है। तो ग्रेन का जो होता है वो 15 to 20 कुंटल पर हेक्टेयर ईल्ड मिलता है और स्ट्रॉ जो होता है वो 25 to 30 कुंटल पर हेक्टेयर ईल्ड मिलता है। देखा जाए तो ये 90 to 118 डेज का ड्यूरेशन की क्रॉप होती है। ये 90 to 110 डेज के ड्यूरेशन की क्रॉप है ये। सॉरी, मैंने पहले कुछ और ही बोल दिया था। तो 90 to 110 डेज में ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है। उसके बाद जो है इसकी जो जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है तब इसकी सिकल से जो है इसकी क्रॉप की कटाई कर लेती हैं, हार्वेस्ट कर लेती हैं और जो बालियां जो मिलता है उसके तने से उसको स्टेम से उसको अलग करके धूप में अच्छे प्रकार से सुखाना चाहिए ताकि मॉइस्चर ज़्यादा ना रहे। मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो फंगस भी लग सकते हैं। सूखी बालियों को पीट कर या जो है बैलों की दाएं चलाकर जो है उसके दाने को अलग करना चाहिए। उसके बाद जो रागी होते हैं उसमें जो है उसमें उसके जो सुखाने के बाद उसमें उसकी जो नमी होती है वो 10 to 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिससे हम उसका स्टोरेज कर सकें स्टोरेज गृह में। रागी के बारे में कुछ विशेष इम्पोर्टेंस है जो मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि इसका जो विशेष इम्पोर्टेंस है, जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जो है चावल के स्थान पर जो है रागी का सेवन उत्तम माना जाता है। इसके जो ग्रेन होते हैं उसमें लगभग जो है 7.3% प्रोटीन, 1.3% फैट और 73% कार्बोहाइड्रेट, 2.7% इसमें मिनरल्स पाया जाता है एंड 2.7% राग भी पाया जाता है और 2.33% जो है 0.33% इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, विटामिन ए एंड बी भी पाया जाता है। जैसे कि और साथ ही साथ जो है जैसे कि रागी के जो जर्मिनेट जो सीड होते हैं उससे माल्टा भी तैयार करते हैं, जो कि जो है बेबी फूड तैयार करने में काम आता है।